अच्छा बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंगस लाइक प्रोटेस्ट। अब फंगस लाइक प्रोटेस्ट क्या होते हैं? जो ऐसे किंगडम प्रोटेस्टा के ऑर्गेनिज्म जो फंजाई से मिलते जुलते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि फंजाई क्या होते हैं। तो फंजाई को समझने के लिए आप ये देखें कि फंजाई यूकरियाटिक होते हैं, मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं, हेट्रोट्रॉफ होते हैं, और इसके साथ साथ ये क्या होते हैं कि एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। और एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद इनकी जो अहम बात है, इनमें सेंट्रियोल नहीं होते, लेक सेंट्रियोल, लेक सेंट्रियोल। अच्छा जी, इनकी काइटिन की सेल वॉल होती है। काइटिन की क्या होती है? सेल वॉल। मीन कि इनकी सेल वॉल में काइटिन मेजर कंपोनेंट होता है। काइटिन क्या है? पॉलीसेक्राइड है एक। अच्छा, उसके अलावा इनमें और क्या खास बात होती है फंजाई में कि इनकी बॉडी हाइफी की बनी होती है। आपने सुना होगा कि इनकी बॉडी एक एलांगेटेड फिलामेंट होती है, हाइफी, हाइफी की बनी होती है। ये एक हाइफी है। अब ये जो हाइफी है, ये एक फिलामेंट होती है। बहुत सारे हाइफी मिलते हैं तो माइसिलियम बनती है जो उसकी बॉडी कहलाती है फंजाई की। तो ये जो एलांगेटेड स्ट्रक्चर जिसको हम हाइफी कहते हैं, ये भी दो तरह का है। एक ये कि ये इस तरह का एलांगेटेड स्ट्रक्चर है और इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस है, न्यूक्लाई हैं बहुत सारे। ठीक है। अब क्या है कि ये बाहर जाहिर सेल वाल होगी काइटिन की, और उसके बाद क्या है, सेल मेम्ब्रेन, और अंदर साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में ये न्यूक्लाई ये वाले, और बाकी सारी ऑर्गेनेलिज भी होंगी। जाहिर है यूकरियाटिक है, लेकिन हम यहाँ दिखाते नहीं है और कुछ भी। जस्ट आपको हर जगह पे एक ही लाइन लगा के इस तरह हाइफी दिखा दिया जाएगा कि ये एक हाइफी है। ठीक है, लेकिन आप समझते हैं कि इसमें वो सारी चीज़ें होंगी। अच्छा, इसको, इस हाइफी को हम कहते हैं कि ये एसेप्टेट है ना, कि इसमें कोई सेप्टम नहीं है, एसेप्टेट, कोई क्रॉस वाल नहीं है यहाँ पे। इसको सो इनोसेटिक भी कहते हैं, सो इनोसेटिक। ठीक है, सो इनोसेटिक हाइफी है ये, या एसेप्टेट हाइफी हो। और इसके अलावा कुछ फंजाई में हाइफी ऐसे भी होते हैं कि उनमें यहाँ पे सेप्टम होती है, क्रॉस वाल। आगे हम हाइफी वाले में पढ़ेंगे। इस क्रॉस वाल में पोर्स होते हैं, कोई साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज हो सकती है। तो इधर भी न्यूक्लियस, इधर भी, इधर भी, इधर भी। अब ये हाइफी हम कहते हैं बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना हुआ है। और ये हाइफी क्या है? ये भी सेल से मिलकर बना, लेकिन सेल्स की क्रॉस वाल, बीच में से ये वाली वाल खत्म हो गई, तो सारे सेल मिलके अब एक ही सेल, ये पूरा हाइफी एक सेल के तौर पे अपीयर हो रहा है। और ये वाला हाइफी मल्टी सेलुलर है, इसमें बहुत सारे सेल्स हैं समझ लें। तो न्यूक्लियस इसमें क्या है कि इस वाले को अगर आप कहेंगे ना, इसको आप एसेप्टेट सिनोसेटिक या मल्टी न्यूक्लिएटेड भी कह सकते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये ऊपर वाले को। ठीक है, ये यूनी न्यूक्लिएटेड कहलाएगा। ठीक है, एक ही न्यूक्लियस से यूनी न्यूक्लिएटेड, हर चैम्बर में एक ही न्यूक्लियस है। और सेप्टेट है ये, सेप्टेट। अच्छा, ये फंजाई के कुछ कैरेक्टर पढ़ना जरूरी थे। किसके लिए बच्चों? फंगस लाइक प्रोटेस्ट के जो फंजाई से मिलते जुलते हैं, तो उनके क्या कैरेक्टर हैं। अच्छा बच्चे, ये जो फंगस लाइक प्रोटेस्ट है ना, इनकी पहली बात कि ये भी क्या होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते, हेट्रोट्रॉफ होते हैं, फंजाई की तरह हेट्रोट्रॉफ है। ठीक है, और इनमें से मोस्टली, सारे नहीं, ये बात याद रखना, मोस्टली इनमें से मोस्टली जो होते हैं फंगस लाइक प्रोटेस्ट, उनकी बॉडी में भी हाइफी होते हैं। इस तरह फंजाई में भी हाइफी होते हैं, इनमें भी हाइफी होते हैं। अब फंजाई से मिल गए ना कि फंजाई में की बॉडी हाइफी की बनी होती है, एलांगेटेड फिलामेंट्स की बनी होती है। इनकी बॉडी भी एलांगेटेड फिलामेंट्स की बनी हुई है। अब दूसरी चीज ये कि मोस्टली में, सब में हाइफी नहीं होते, मोस्टली फंगस लाइक प्रोटेस्ट में हाइफी होते। अब जो नेक्स्ट चीज है वो ये कि इनकी जो सेल वाल होती है ना बच्चे, तो ये दो चीजें आपको पता चल गई कि, तीन चीजें, कि एक तो ये हेट्रोट्रॉफ होते हैं फंगस लाइक प्रोटेस्ट, फंजाई भी हेट्रोट्रॉफ होते हैं। इनकी बॉडी मोस्टली हाइफी की बनी होती है, मोस्टली फंगस लाइक प्रोटेस्ट की। तो इनकी बॉडी में भी हाइफी होते हैं, इस तरह के एलांगेटेड सेल। इनमें भी सेल वाल होती है,
इनमें भी सेल वॉल होती है। अब फिर डिफरेंस क्या है, क्यों ये फंजाई नहीं है? ये फंजाई इसलिए नहीं है कि इनकी जो सेल वॉल होगी ना, सेल वॉल, उसका जो मेजर कंपोनेंट है वो सेलुलोज होगा, सेलुलोज। ठीक है। अब दूसरी चीज, इनमें काइटन था मेजर कंपोनेंट इनकी सेल वॉल का, फंजाई का, इनकी सेल वॉल का मेजर कंपोनेंट सेलुलोज है। दूसरा इनमें क्या होता है, इनमें होता है सेंट्रियोल। आपने सेंट्रियोल का नाम तो सुना होगा, सेंट्रियोल होते हैं। ठीक है। सेंट्रियोल जो माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए स्ट्रक्चर है वो इनमें पाए जाते हैं, तो फंजाई में वो सेंट्रियोल नहीं होते। अच्छा, ये जो सेंट्रियोल का होना और सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, तो अब ये दो ऐसे करेक्टर हैं जो फंजाई के करेक्टर नहीं है, इसलिए ये फंजाई नहीं कहला सकते। तो बाकी इनको हम फिर फंगस लाइक प्रोटेस्ट कहेंगे। अब इनके दो ग्रुप है बच्चों। एक ग्रुप है स्लाइम मोल्ड्स आर मैक्सोमाइकोटा, और दूसरा ग्रुप है वाटर मोल्ड आर ओमाइकोट्स। अच्छा, ये जो दो ग्रुप है उनमें से पहले ग्रुप को हम देखते हैं, स्लाइम मोल्ड्स या मैक्सोमाइकोटा जो है, इनके क्या कैरेक्टर है, ये किस तरह के होते हैं। अच्छा बच्चे, ये बड़े यूनिक सा ग्रुप है। अब ये कैसा ग्रुप है कि इनकी जो फीडिंग स्टेज होती है, जो नॉर्मल बॉडी होती है, वो इस तरह की बॉडी होती है, इस तरह की बॉडी होती है। अब ये क्या है, जैसे एक थैली सी है बड़ी सी, ये सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के बाद जाहिर सेल वॉल होगी, सेल वॉल जो सेलुलोज की है, सेल वॉल, अंदर सेल मेम्ब्रेन, और अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, एक नहीं है बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, और ये साइटोप्लाज्म बीच में, और बीच में साइटोस्केलेटन, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट सब कुछ पाया जाता है। बाकी इसमें ऑर्गेनेल्स भी होंगी, जाहिर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह, बाकी सारा कुछ। अच्छा, ये जो मल्टी न्यूक्लिएटेड एक मेस है साइटोप्लाज्म का, तो इसके लिए एक टर्म यूज होगी प्लाज्मोडियम। कौन सी टर्म यूज होगी बच्चों? प्लाज्मोडियम। अच्छा, कहा जाता है कि द फीडिंग स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। आप वो मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम नहीं समझना, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड जो मेस होता है ना साइटोप्लाज्म में, और बीच में बहुत सारे न्यूक्लियस हों, तो इसको हम वर्ड यूज करते हैं बायोलॉजी में प्लाज्मोडियम। ठीक है, वो एक ऑर्गेनिज्म भी है, वो एक अलग बात है, ये एक टर्म भी यूज होती है टर्मिनोलॉजी में। अच्छा, ये प्लाज्मोडियम स्टेज जो होता है, ये एक बड़ा सा जैसे थैला सा होता है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म बना हुआ होता है। अच्छा, अब अब आप सोचते होंगे इसमें तो वो आईफी टाइप चीज नहीं है, इसमें वाकई आईफी टाइप चीज नहीं है, वो कुछ फंगस लाइक प्रोटेस्ट में होती है, कुछ में नहीं भी होती, लेकिन इसकी सेल वाल है जो सेलुलोज की बनी हुई। अच्छा बच्चे, ये जो प्लाज्मोडियल स्टेज है ना, ये नॉर्मल फीडिंग स्टेज है। ये क्या करती है? अच्छा, इसका मैं बता दूं, इसका डायमीटर तकरीबन 1 फुट तक होता है, 30 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, काफ़ी बड़ा इसका साइज है। और ये कहाँ पे पाया जाता है जी? ये प्लाज्मोडियम स्टेज स्लाइम मोल्ड्स की ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है जहाँ लीफ डैम्प प्लेस होती है, मॉइस्चर वाली जगह होती है। और मॉइस्चर वाली जगह के साथ साथ ट्री ट्रंक को, उनके ऊपर, ट्री ट्रंक आप समझते हैं जब दरख्त काटते हैं तो नीचे जो चीज़ रह जाती है, ट्री ट्रंक या लीफ लेटर्स, पत्ते गिरे हों, ब्रांचेस गिरी हों, लीफ लेटर्स कहलाते हैं वो। तो उनके ऊपर आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह। और उसके साथ साथ एक और बात भी आप याद रखें कि लीफ लिटर्स खुद क्या होता है, डिकेइंग ऑर्गेनिक फूड होती है, तो ये ऊपर क्रीपिंग करते हैं, ऐसे मूव करते हैं। ठीक है, जब ये ऊपर मूव करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, ऐसे रोटेट करते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं, तो इनके नीचे जो भी कोई बैक्टीरिया आएगा ना, कोई भी चीज़ आएगी इनके नीचे क्रीपिंग करते हुए, तो ये उसको इंजेस्ट कर लेंगे। ठीक है, जिस जिस तरह एंडोसाइटोसिस होती है, इंजेस्ट कर लेंगे और अंदर ले जाके उसको डाइजेस्ट करके उससे खुराक ले लेंगे। ये किस तरह फीड करते हैं ये आपने पढ़ लिया कि नीचे लीफ लिटर है, उनके ऊपर क्रीपिंग करते जाएंगे, और क्रीपिंग करते करते क्या करेंगे ये कि नीचे जो चीज़ आती जाएगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उन स्पोर्स या बाकी चीज़ें, उनको इंजेस्ट करते जाएंगे, या डिकेइंग मैटर, ऑर्गेनिक मैटर उसको करेंगे इंजेस्ट एंडोसाइटोसिस से, और उससे फूड ले लेंगे, न्यूट्रिएंट ले लेंगे।
अच्छा बच्चे, जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है ना, मसलन मौसम बहुत ड्राई होना शुरू हो जाता है, तो ये क्या करते हैं, इनमें रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म आप देखें कि ये करते हैं कि इस तरह की एक स्टॉक लाइक एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो स्टॉक सी बन गई है, और इस तरह ये स्पोरेंजियम है, ऊपर ये स्पोरेंजियम है और ये स्टॉक है, स्टॉक स्पोरेंजियम होगी, इसके अंदर कोई न्यूक्लियस है, ये 2n न्यूक्लियस होते हैं सारे जो अंदर न्यूक्लियस होते हैं। तो ये एक न्यूक्लियस है 2n, इसमें मियासिस होगी यहाँ, तो मियासिस होके फिर क्या होगा, ये 1n हो जाएगा ना, सारे 1n बनेंगे हैप्लाइड। तो ये हैप्लाइड न्यूक्लियस जो है ये स्पोर कहलाते हैं, स्पोर बन गए। स्पोर आपको पता है जब यहाँ से बाहर गिरेंगे तो स्पोर होती क्या चीज़ है, स्पोर कहलाता है जी जो रेस्टिंग बॉडी होती है, उसको हम स्पोर कहते हैं। अब ये स्पोर है, हैप्लाइड स्पोर हैं बहुत सारे, ये नीचे हवा से गिर जाते हैं इर्द गिर्द मुख्तलिफ जगहों पे, इनसे फिर जर्मिनेशन होती है, जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो इनसे इस तरह के अमेबाइड सेल बनते हैं। ठीक है, इनको अमेबाइड सेल इसलिए कहते हैं कि ये क्या है, ये अमेबा लाइक है, अमेबाइड सेल। अच्छा बच्चे, ये अमेबाइड सेल सम टाइम बाईफ्लैजिलेटेड इस तरह के सेल्स भी बना लेते हैं। तो यहाँ तो ये लिखा है कि अमेबाइड सेल या बाईफ्लैजिलेटेड सेल बनाते हैं, तो नॉर्मली ये होता है अमेबाइड सेल बनते हैं, उनसे बाईफ्लैजिलेटेड सेल बन जाते हैं, उनसे वापस अमेबाइड सेल बन जाते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि अमेबाइड सेल्स ये करते हैं कि अमेबाइड सेल्स आपस में मिलते हैं। अमेबाइड सेल्स को हम स्वार्मिंग सेल भी कहते हैं या रिप्रोडक्टिव सेल भी कहते हैं। तो ये सेल आपस में मिलते हैं, अमेबाइड सेल, दो अमेबाइड सेल मिल जाएंगे, ये दोनों के न्यूक्लियस है, दोनों हैप्लाइड है ना, ये जाइगोट बन गया डिप्लॉइड 2n, और ये जाइगोट फिर इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। कैसे, मतलब ये एक्सपेंड करता रहता है, इसका साइज बड़ा होता रहता है और इसका न्यूक्लियस अंदर डिवाइड करता रहता है। न्यूक्लियस इसका अब 2n हो गया है, इसका 1n था, इसका 1n, तो इससे इस तरह का नया प्लाज्मोडियम बन जाता है, नया प्लाज्मोडियल स्टेज आ जाती है, दोबारा से एक नया स्लाइम मोल्ड ग्रो कर जाता है किसी भी दूसरी जगह पे। तो ये इनका लाइफ साइकिल होता है। अच्छा बच्चों, अब एक मशहूर क्या है स्लाइम मोल्ड है, फाइसेरम पॉलीस्फेलम, फाइसेरम पॉलीस्फेलम। इसको कहा जाता है कि ये बायोलॉजी में एक मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पे यूज होता है। आपको पता है मॉडल ऑर्गेनिज्म जिसपे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। तो इसको हम कौन सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसके ऊपर ग्रोथ को स्टडी करने के लिए कि साइज कैसे इंक्रीज होता है। तो ये जाहिर इतना बड़ा एक ऑर्गेनिज्म है, इसका साइज इतने छोटे एक सेल से इतना बड़ा साइज हो जाता है 30 सेंटीमीटर तक, तो ग्रोथ को स्टडी करना बहुत आसान है। फिर डिफ्रेंशिएशन, अब डिफ्रेंशिएशन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक सेल होता है, उसके अंदर कुछ जीन एक्टिव होते हैं, कुछ इनएक्टिव हो जाते हैं। तो जो जीन एक्टिव होते हैं वो कुछ चीज़ें बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं, उससे उस सेल के डिफरेंट स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाते हैं, उसके ऊपर कोई फ्लैजेला बनता है कोई, या कोई और चीज़ बनती है, ये भी एक डिफ्रेंशिएशन है। या ऑर्गेनिज्म के केस में आप देखते हो डिफ्रेंशिएशन, ये मुख्तलिफ कभी स्टाक वाला स्ट्रक्चर बना रहा है, स्पोरेंजियम बना रहा है, ऊपर स्पोर वाली, कभी सेल वाल बना रहा है, या अंदर न्यूक्लियाई बहुत सारे बना रहे हैं। दिस इज डिफ्रेंशिएशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो हम कहते हैं कुछ जीन को एक्टिव करके कुछ को इनएक्टिव। जैसे हमारी बॉडी में शुरू में जाइगोट था और उसके बाद उससे बहुत सारे सेल बने, उनमें से कोई मसल सेल बन गए, कुछ न्यूरॉन बन गए, कुछ दूसरे सेल बन गए, एपिथेलियल सेल, तो ये कुछ बोन सेल बन गए। दिस इज डिफ्रेंशिएशन। तो ये भी डिफ्रेंशिएशन इस केस में कि ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं ये कैसे बनाते हैं, इसको स्टडी करना। तो डिफ्रेंशिएशन जब हम इसमें समझते हैं तो बाकी ऑर्गेनिज्म में भी तकरीबन यही पैटर्न होता है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्म किस तरह मूव करता है अंदर, ये तो आपको पता है ना, साइटोप्लाज्म अंदर मूव करता है सेल्स के अंदर, तो इसको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं। तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को भी बहुत अच्छी तरह इसमें समझा जा सकता है। क्यों इसमें समझा जा सकता है, इसमें साइटोप्लाज्म इतना ज़्यादा है और आप आसानी से देख सकते हैं वो किस तरह मूव कर रहा है। फिर इसी तरह फंक्शंस ऑफ साइटोस्केलेटन। अच्छा, साइटोस्केलेटन क्या है, सेल्स के अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होती हैं, तो उन्होंने मिलकर जो एक स्केलेटन बनाया होता है। तो
तो उसको भी प्रॉपरली, वो भी आपको काफ़ी ईजी होगा इसमें स्टडी करना। इसकी निस्बत अगर कोई बहुत छोटा सा सेल हो तो उसमें बहुत मुश्किल है, तो इसके अंदर साइटोस्केलेटन को स्टडी करना, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को स्टडी करना, ग्रोथ को, डिफ्रेंशिएशन को, इसको स्टडी करना बहुत ईजी है। तो इसीलिए ये सारे बेसिक जो बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं वो इसमें स्टडी किए जाते हैं, ताकि आसानी से हमें समझ आ जाए, तो उस नॉलेज को बाकी सेल्स के ऊपर हम अप्लाई कर लेते हैं। तो ये था बच्चों। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वाटर मॉल्स या ओ माइकोट्स दूसरे लेक्चर में।